क्या है? सबसे पहले आप सबों का स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है आज के फाउंडेशन डे मनाने का, वो आपको ये बताना है कि पिछले 7 साल में हम लोगों ने क्या उपलब्धि प्राप्त किया, और ये भी बताना है कि पिछले 1 साल में हम लोगों की उपलब्धि क्या रही, और इसकी तुलना करना। हर वर्ष हम ये एक माइलस्टोन बनाते हैं और पीछे की तरफ ये नहीं मुड़ के देखते हैं कि हमने पीछे क्या काम किया। पिछला माइलस्टोन बनाने के बाद हम अगला माइलस्टोन क्या बनाएंगे, क्या पत्थर की मील हम बनाएंगे, वो हम तैयार करते हैं। और हम आगे की तरफ देखते हैं कि पिछले वर्ष के अनुपात में मैं अगले साल और क्या अपने कार्य में वृद्धि कर सकता हूँ। ये हम लोगों का उद्देश्य एम्स गोरखपुर के कैंपस में हमेशा रहा है। एम्स जो है, चूँकि आपके ये टाउनशिप के अंदर है, शहर के अंदर है, तो इस पर लोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो इस लोड को कम करने के लिए आप क्या विस्तार कर रहे हैं? हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और फैकल्टीज़ को अपॉइंट करें, उनकी नियुक्ति करें। हम लोग इसमें पूरे प्रयासरत हैं और हम लोग रोलिंग एडवर्टीज़मेंट निकालते आए हैं, और रोलिंग एडवर्टीज़मेंट से हम लोगों के यहाँ धीरे धीरे फैकल्टी के नंबर बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने मरीज यहाँ पे आते हैं हम लोग उनकी अच्छी से अच्छी सेवा कर पाएँ और उनकी अच्छी से अच्छी हम लोग इलाज कर पाएँ। यही हम लोग का उद्देश्य है और इसमें हम लोग इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफलता पा रहे हैं। क्या लैंड की कोई समस्या आ रही है इसके एक्सपेंशन के लेकर के, जिससे फैकल्टी आपका स्पेशली आगे बढ़े? हमें एक्सपेंशन के लिए लैंड की आवश्यकता है। इन सारे बातों को हम लोगों ने सरकार के तरफ बढ़ाया है और इस पे बात हुई है, आगे भी बात होगी और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सर, नेफ्रो जैसी व्यवस्था को आपने यहाँ काफ़ी एक्टिव किया, देश में ये शायद अपने स्तर का पहला है। प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी का ये देश का पहला ओपीडी यहाँ खुला है और इसमें इस ओपीडी में लोग आ रहे हैं। और किडनी की बीमारी का रोकथाम कैसे हो, किडनी की बीमारी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस ओपीडी का ये उद्देश्य रहा है और इससे लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी इससे लाभ मिल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। कितनी कैटरिंग होगी सर? अगर पेशेंट की बात कही जाए यहाँ पे तो कितना लोड है? ओपीडी में औसतन प्रतिदिन यहाँ पे लगभग 5,000 लोग आ रहे हैं और हमारी जो सैया है, इंडोर है, लगभग 85% ऑक्यूपेंसी रेट हमारे यहाँ है। 15% को क्यों छोड़ना पड़ता है सर? 15% इसलिए छोड़ना पड़ता है कि मान लीजिए कभी कोई आकस्मिक मरीज हमारे पास आ गए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो अगर मैं उनके लिए बेड नहीं रखूँगा तो उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। सर, ये बताइए कि एम्स में अभी आप रोबोटिक्स में क्या नया करने वाले हैं? रोबोटिक के लिए ऑलरेडी प्रोसेस में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल ही हम लोगों का रोबोटिक और कैथ लैब दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। किस प्रोसेस में है और कहाँ तक है ये? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस में है ऑलरेडी ये, और इस साल तक ये कार्यान्वित हो जाएगा। सर, हमारा एम्स डिसेबल फ्रेंडली कितना बेटर है, मतलब डिसेबल्ड्स के लिए कितना डिसेबल फ्रेंडली सोसाइटी पे काम कर रहा है? डेटा हमारे पास इसका नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस पे कार्य हो रहा है और ये कार्य जो है काफ़ी संतोषजनक है। सर, ये बताइए कि एम्स में प्राइवेट वार्ड्स भी यहाँ पे हैं और उनमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? प्राइवेट वार्ड अभी हाल में ही शुरू किया गया है और उसमें मरीज भर्ती होना शुरू हुआ है और हमें लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को बताना है कि इसकी सुविधा यहाँ शुरू हो गई है और लोग इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेडिकल टर्म में जो है टीयर सिस्टम क्या होता है सर, इसके बारे में बताएं। टीयर सिस्टम में देखिए, मेडिकल जो है वो सिस्टम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता है, ठीक है। तो हम जो टर्सरी केयर सिस्टम जो है, जो टीयर 3 पे आता है जी, टर्सरी केयर सिस्टम में जितने भी सुपर स्पेशलिटी के जो इलाज होते हैं वो उसकी उपलब्धता होती है। लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि टर्सरी केयर सिस्टम में अगर
प्राइमरी केयर सिस्टम वाले पेशेंट या सेकेंडरी सिस्टम में जो ज़रूरत पड़ने वाले जो मरीज होते हैं, उनके भी इलाज की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। अच्छा, एम्स के अंदर वैसे तो ये सरकारी तौर पे जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज होता है, लेकिन क्या एनजीओज़ का भी कोई रोल हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है? अगर एनजीओ की मंशा सही हो तो इसका रोल बहुत बड़ा रोल है और हम इसमें वो लोग काफ़ी मददगार हो सकते हैं। मरीजों को खास करके सुविधा मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ करके वो लोग यहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ हाथ में हाथ मिला करके काम कर सकते हैं। एम्स में कुछ नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में कोई अपडेट है? हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में डीएम स्टार्ट हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रेस वार्ता में, पिछले प्रेस वार्ता में मैंने बताया आपको। जी, जी। और कुछ पीडीसीसी कोर्स भी शुरू हुए हैं, कुछ डीएम कोर्स स्टार्ट हुए हैं और एमसीएच कोर्स भी किसी एक डिपार्टमेंट में स्टार्ट हुआ है। टेस्ला मशीन का क्या अपडेट है सर? टेस्ला में 3 टेस्ला की जो नई मशीन जो है यहाँ पे बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त सितंबर तक ये यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। इससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अच्छा, गोरखपुर एम्स से इस पूर्वांचल के और आसपास के जो लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन बनाई गई है? हेल्पलाइन सिस्टम है हमारे यहाँ, हेल्पलाइन सिस्टम भी है। और कैसे हमारे सुनने वालों को बता दें कि अगर आपसे कोई यहाँ पे आना चाहे तो किस सिस्टम के थ्रू कैसे आना चाहे? नहीं, ऑनलाइन सिस्टम भी है। आप साइट पर जाइए, वहाँ से भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते कौन सी साइट है, थोड़ा बता दें इसके बारे में? हैं। वो जो है गोरखपुर की ही जो डायरेक्ट साइट है, आप गूगल एम्स की? एम्स गोरखपुर आप लिखेंगे, सारा साइट दिखाई पड़ेगा आपको। और अपना अपॉइंटमेंट वहाँ पर ले सकते हैं मरीज, वहाँ पर फिर आपके वहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मरीज जो यहाँ से दिखा के जाते हैं, वो यहाँ की सुविधा क्या मिली है इसके बारे में भी जो समाज में जाके वो बता रहे हैं और इससे लोगों को समाज में फ़ायदा हो रहा है। फिर वो उसके द्वारा भी जो है मरीज यहाँ पे आते हैं। ओपीडी टाइमिंग क्या होती है आपके वहाँ? ओपीडी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 8 साढ़े 8 बजे सुबह में सुबह में 8:30 बजे शुरू शाम हो के? जाती है। शाम में जब तक मरीज खत्म नहीं होते हैं तब तक ओपीडी चलता रहता है और उसमें सारे जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं वो मुस्तैदी से मरीजों को देखते हैं और मरीज अंतिम मरीज देखने के बाद ही वो अस्पताल से बाहर जाते हैं। तो पूर्वांचल के जो हमारे मरीज हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं उनको भी? पूर्वांचल के मरीज को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, आपका स्वागत है एम्स गोरखपुर के कैंपस में। आपको कोई भी कभी दिक्कत हो, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी अधीक्षक महोदया हैं उनसे आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, इंक्लूडिंग आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट हों, डीडी डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हों या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों, सभी लोग मुस्तैदी से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और शिकायत किसी भी तरह की हो तो वहाँ आप दर्ज करा सकते हैं। उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा और जो भी उसका निस्तारण हो पाएगा अपने स्तर पर उसको किया जाएगा। सर, एक क्वेश्चन था, क्या सर ब्लड कलेक्शन सेंटर्स बहुत सारे प्राइवेट लोग चलाते हैं, तो क्या ऐसा है कि एम्स फ्यूचर में प्लान पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो क्या फ्यूचर में ब्लड कलेक्शंस के लिए कोई प्लानिंग है आपकी? पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन कराने के मुद्दे पर जब तक हम इसको एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक जो है इस पर निर्णय लेना अभी के समय में कठिन होगा। इसे स्टडी करना पड़ेगा, इसके बाद ही इस पे कुछ बातें आगे हम- ठीक है सर, सर, मीडिया के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके लिए सर, पत्रकारों के लिए? पत्रकारों के लिए बिल्कुल फैसिलिटी है। आपके लिए अलग से काउंटर बनाया हुआ है, आप वहाँ पे आएँ, आपका स्वागत है। जी, क्योंकि आप लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं तो आपके लिए एक काउंटर बनाया हुआ है और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी काउंटर बनाया हुआ है। तो विशेष वर्ग के लिए काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आके आप सुविधा सर प्राप्त कई कर बार सकते देखा जाता है कि एक जर्नलिस्ट को कई जगह जाना होता है तो डॉक्टर के पास भी अगर जाएं तो उनके पास लंबी लाइनें होती है, लंबी कतारें होती हैं। हैं। नहीं, उनको निर्देश दिया जाएगा, जी। इस पर संज्ञान लिया जाएगा और उनको निर्देश दिया जाएगा कि आप जब जाएँ तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। थैंक यू।